हेलो एवरीवन, होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने 2022 में जो मैंने 50 तक क्वेश्चन करवाए हैं वो और प्लस 2023 के पीवाईक्यू सीरीज़ अच्छे से कर लिया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2022 का 51, है ना। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 मैंने 23 में करवाया था, बोला था आपसे कि एक्ट रट लीजिएगा। एक्ट हर बार पूछता है, एक्ट कोई ना कोई एक्ट तो पूछेगा ही। देखिए अगेन, देखिए रिपीट हो रही है थी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं यूपीएससी कहीं रॉकेट साइंस से क्वेश्चन उठा के लेकर चला आता है, वो इसी में से ही पूछता है। ठीक है, एक्ट ही मतलब जो चीज़ें जो उसका पैटर्न है वो अपने पैटर्न पे ही रहता है, उसी में से वो उलट फेर इधर उधर करता रहता है। देखिए वैसे ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये ना, ये पीवाईक्यू का है क्वेश्चन। ये आप जो यूपी पीसीएस वगैरह देते हैं उसमें देख लीजिएगा, जो या जो भी ऑल स्टेट वाले एग्जाम है उसमें भी देख लीजिएगा कि ये 1998 एक्ट कितनी बार पूछा, और यूपीएससी का भी पेपर में ये एक्ट पूछा हुआ है ना। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू भी देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मुझे नहीं पता था ना तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे नहीं यूपीएससी ऐसे वैसे करता है, बट जब मैंने एनालिसिस किया चीज़ों को तब मुझे पता चला कि नहीं, यूपीएससी अपने थीम पे ही रहता है, अपने पैटर्न पे ही रहता है, वो उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, कुछ नया नहीं पूछता। चलिए बट एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए स्टार्ट करते वैसे बहुत हो गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है, प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरिक्ष ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। अब देखिए ये ना लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरा पीवाईक्यू का लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दिया हुआ है, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा लक्ष्मीकांत तो आपको खुद पता होगा। ठीक है, और प्लस ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, स्टेट में भी आया है, यूपीएससी में भी आया है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली पीवाईक्यू का सीरीज। अब देखिए इसमें क्या था कि आरक्षित विषय माने गए थे। आरक्षित विषय कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्वियसली न्याय प्रशासन अपने हाथ में लेगा वो। ठीक है, भूमि का अधिकार हमने पढ़ा ही है, जो जितने भी भूमि के अधिकार थे तो हमें पता ही है, भू राजस्व अपने हाथ में, पुलिस अपने उसी के हाथ में थी, तभी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई थी। तो ऑब्वियसली जो भी जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हाथ में रहेगा। तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, यानी कि 1, 3, 4। आज के टाइम में क्या है, जो स्थानीय शासन यानी कि जो राज्य सरकार के पास है वो यही है, क्योंकि राज्य सरकार के पास कम शक्तियाँ होती हैं, है ना। तो वो स्थानीय शासन को छोड़ करके बाकी जिसमें ज़्यादा शक्ति वाले जो भी चीज़ें थी वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। ठीक है, अब देखिए यानी कि 1, 3, 4 आंसर हो गया। अब देखिए इसमें आपको आता है ये क्वेश्चन तो सो मच बेटर, नहीं आता है तो फिर हमें ये उस टाइम ये सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, वो ज़्यादातर चीज़ें अपने हाथ में लेगी, जिसमें उसको लगेगा कि नहीं इसमें ज़्यादा पावर की नीड है, मतलब इसमें पावर है तो वो अपने हाथ में लेगी। तो भू राजस्व ऑब्वियसली उसको ज़्यादा लगान लेनी थी तो अपने हाथ में लेगा। पुलिस उसको जहाँ भी देखो वहाँ अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो लड़ाई झगड़ा करवाना था, है ना। तो वो सब चीज़ें, तो पुलिस और न्याय प्रशासन ऑब्वियसली उसे अपनी ही तरफ न्याय चाहिए, है ना, तो इसलिए उसके न्याय प्रशासन भी हाथ में था। तो ये अब इतना तो आपको सोचना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। तो 1, 3, 4 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है। देखिए अगेन मैंने बोला था आपको, जब मैंने 2023 का पेपर करवाया था मैंने बोला था कि यूपीएससी या तो कृषि या इकोनॉमी, है ना, चीज़ों से रिलेटेड पूछेगा, इकोनॉमी चीज़ों से रिलेटेड पूछेगा, इससे ज़्यादा यूपीएससी पूछता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें देखिए आभूषण, हथियार, सिक्के, पहनावा, है ना। अब देखिए हथियार तो हो ही नहीं सकता, पहनावा भी नहीं हो सकता, हमने तो इतना तो गैस कर लिया। अगर आप उसमें एप्टीट्यूड यूज़ करेंगे तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तब की बात करूँ मैं। अब इसमें इकोनॉमी किस में आ रही है, तो आभूषण में आ रही है, तो सिक्के में आ रही है ना, दो चीज़ों में आ रही है। तो ऑब्वियसली आंसर सिक्के होगा, क्योंकि सिक्के जो है वो ज़्यादा ही इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, उसको ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि आप इकोनॉमी से रिलेटेड क्या होगा, या तो कृषि है तो इकोनॉमी होगा, तो सिक्के ही है इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्टली। अब चलिए निम्नलिखित इस स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। देखिए मैंने बोला था ना कि यूपीएससी अपने थीम को बार बार रिपीट करता है, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। आप 2022 का पेपर करिए, 2023 का पेपर कि 3 का कर ही चुके हैं, 22 का करिए। अब देखिए खुद देख रहे होंगे आपकी कैसे चीज़ें रिपीट हो रही हैं अगेन एंड अगेन।
देखिए ठीक है, विचार करते हैं कि बरेंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था। देखिए गदर पार्टी ये भी पीवाईक्यू का है ना, ये भी मल्टीपल टाइम पूछा है, स्टेट में भी पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है। ठीक, जब आप 1992 से पेपर करेंगे तो आपको खुद देखेंगे कि आप चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अगेन अगेन रिपीट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि नया कुछ पूछ रहा है यूपीएससी, वही चीज़ें रिपीट कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा है, क्या आंसर हो सकता है। रास बिहारी बोस ही सिर्फ थे गदर पार्टी से। ठीक, लेकिन ये आपको पता होगा, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप कुछ तुक्का उक्का नहीं लगा सकते। हाँ, एक चीज़ सोच सकते हैं इसमें हम कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको जब नहीं आता हो तुक्का ही लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 वाला अगर कोई ऑप्शन दिया है, मतलब जिसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो अब इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 2 और 3 ही ऑप्शन दिया है, तो ऑब्वियसली 3 मतलब सिंगल वाला ही कोई ऑप्शन आंसर होगा। ठीक, तो हम उस टाइम इतना तो सोच सकते हैं ना कि रास बिहारी बोस जो थे वो क्या थे, उग्र गदर पार्टी से रिलेट यही क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह घूम के विदेशों में घूम के बहुत सारी पार्टियाँ स्थापित की थी, तो ऑब्वियसली रास बिहारी बोस होंगे। ठीक, तो इतना हम सोच सकते हैं, इतना आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जोगेश चंद्र चटर्जी तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब इसमें बरेंद्र कुमार घोष और रास बिहारी बोस यानी कि या तो सी होगा तो डी होगा ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा क्लोज, अब या तो आप सी करिए या तो डी करिए। तो अगर उस टाइम ये सोच लेंगे कि नहीं 3 वाले में आंसर 2 होता है, आंसर सिंगल होता है, तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। मतलब 50-50 चांसेस हैं, ऐसे 50 ऐसे उसमें 50% चांसेस सही होने के हैं। ठीक है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्या लग रहा है आपको, पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए वैसे फिर सेकंड ऑप्शन चलते। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। देखिए अभी क्रिप्स मिशन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन यूपीएससी में मल्टीपल टाइम पूछा है, स्टेट में भी मल्टीपल टाइम पूछा है। ठीक, ये है कि क्रिप्स मिशन स्टेट में पूछता है वो फैक्चुअल पूछता है, और यूपीएससी में स्टेटमेंट देके पूछता है ना, फैक्चुअल के चांसेस कम ही होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कोई तुक्का उक्का काम नहीं हो सकता। हाँ ये देखिए, हाँ क्यों नहीं, तुक्का लग तो रहा है। देखिए संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, तो 2 चीज़ें कैसे हो सकती हैं भाई, ऑब्वियसली गलत होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारतीय रियासत भी नामित करे सदस्य को और प्रांतीय विधानसभा भी नामित करे। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हम उस समय सोच सकते थे। ठीक, अगर आप कर पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ऐसा बिना पढ़े तो नहीं कर सकते। चलिए आइए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नैतिप्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। अब देखिए उपयुक्त में से कौन सा जैन ग्रंथ है। अब देखिए बौद्ध जैन यूपीएससी हर साल ही पूछता है, तो आपको बौद्ध जैन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध एंड जैन। ठीक, जहाँ से मिले पढ़ लीजिएगा, सच बता रही हूँ जहाँ, क्योंकि यूपीएससी का बौद्ध जैन से रिलेटेड कोई वो नहीं रहता कि कहाँ से वो पूछ ले। लेकिन हाँ, अगर बौद्ध जैन में दोनों में से कहीं एक कोई भी ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे जैन दिया है या बौद्ध दिया है, तो आप उसको टिक करके चले आइएगा आँख बंद करके, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बौद्ध जन याद करना है, जहाँ मिले आपको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक, तो कौन सा है कि कौन से जैन ग्रंथ है। नैतिप्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान क्षेत्र, त्रिषष्टि लक्षण पुराण। ऐसे क्वेश्चन में ना हम कुछ वो नहीं कर सकते, मतलब कोई तुक्का नहीं लगा सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर आता है सो मच बेटर, नहीं आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। वैसे नैतिप्रकरण ये पीवाईक्यू में पूछा है, ये बुद्ध का है। ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछा है। अवदान शतक भी
पूछा है बुद्ध से, ये भी अवधान शतक भी पूछा है पीवाईक्यू में, ये भी बुद्ध से रिलेटेड है। फिर ये सब क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। अब थर्ड नहीं होगा, हम थर्ड गलत करते हैं तो अगर हमें, हाँ ये चीज़ तो है कि अगर एक भी ऑप्शन आपका गलत हो गया ना, आपने एनालिसिस कर लिया कि ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर निकल रहा है। अगर हमें थर्ड गलत कर दिया कि अवधान शतक, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैन के थे ना पुराण उराण, वो बहुत वैसे थे, मतलब टिपिकल थे, और जो बुद्ध के थे वो सिंगल मतलब सिंपल थे। तो ये हम इतना गेस कर सकते हैं कि अवधान शतक जैन से तो रिलेटेड नहीं हो सकता। तो अगर हम 3 ऑप्शन कट कर दें तो हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा, आंसर नंबर 2। देखिए लग रहा है एलिमिनेशन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए? आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। ठीक, अब अगर ऐसे में आपको आता है तो करिए, नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसमें जो 3 नाम दिए हैं ना, ये भी पीवाईक्यू में दिया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं यूपीएससी पीवाईक्यू को कनेक्ट कर रहा है किसी ना किसी ऑप्शन में, ऐसा नहीं है। तो अगर आप पीवाईक्यू करके जा रहे हैं तो आपके 10-12 क्वेश्चन ईजिली आप कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं। चलिए 57 पे चलते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे बताऊँ ना मैं कि ऐसे क्वेश्चन पे ना, एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन पे ना रिस्क मत लीजिएगा, स्किप ही करना बेटर। जब आपके कम बन रहे तो ले लीजिए रिस्क, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 के ऑप्शंस पे कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। अब चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। इसमें क्या लग रहा है आंसर, क्या क्वेश्चन लग रहा है कि कौन सा आंसर लग रहा है? अब मैंने बताया था ना, देखिए जब 2023 का पेपर करवाया था मैंने, तो उसमें बोला था कि उत्तर पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी, भाई दिशा उषा जो भी दिया हो ना वो सब गलत होता है। तो अगर थर्ड गलत हो गया तो 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा एक ऑप्शन फर्स्ट और ए भी ऑप्शन। दिशा गलत होती है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आप अच्छे से, ताकि आपको याद रहे, आप उस टाइम अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आप एनालिसिस कर पाए कि दिशा गलत होती है। ठीक है, अब देखिए पहला एक्सट्रीम वर्ड है नाम, जलालुद्दीन खिलजी, 2 डेटा दिया है, ऑब्वियसली गलत होगा। तो आंसर इज बी। ऐसा नहीं है, देखिए इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। पहला दे दिया था, पहला दे दिया तो मतलब डेटा, ये है डेटा, ये भी जलालुद्दीन फैक्ट भी एक फैक्ट है और डेटा है, दोनों मतलब 2 फैक्ट दिया तो ऑब्वियसली गलत होगा। तो आंसर हमारा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलाह दरान कहलाते थे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता। आपको आता है तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। वैसे ये स्किप ही करने के लिए होता है, इसका आंसर डी होगा। मैंने भी स्किप कर दिया था क्योंकि इतना नहीं कर सकते ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा वो क्या नाम है, एलिमिनेट करना इजी होता है, और सिंगल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें पता है कि या तो इसमें से कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये है सिंगल स्टेटमेंट से फैक्चुअल डेटा, जो फैक्चुअली जो वाले होते हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें या तो आपको आता है तो करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। चलिए 59 पे चलते हैं। वैसे 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे यूपीएससी दे ही देता है ना, जो स्टेटमेंट वाले होते हैं। आइए 59 पे चलते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए थे। ठीक है, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ओके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। और वो इतना सारा डेटा, अब इसमें कुछ तो करेंगे। चलिए देखते हैं। एक तो हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी। देख लीजिए यहाँ पे भी दिया था ना, कौन से, इससे पहले वाले में उत्तर पश्चिम ऐसा कुछ करके दिया था।
वहाँ पे भी ये पूर्वी गलत था और यहाँ पे भी देख लीजिए रिपीट हो रहा है थीम। तो ऑब्वियसली अगर हम पहला कट कर दें तो हमें पहला अगर ऑप्शन हमने कट किया तो हमें आंसर वैसे ही निकल गया, हमें पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ी दूसरा ऑप्शन, क्योंकि पहला अगर गलत हो गया तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। इसलिए एक कोई गलत अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जा करके फिर ऑप्शन चेक करिए कि टाइम सेव करिए कि देखिए मतलब ऑप्शन निकल रहा है नहीं, आंसर निकल रहा है नहीं निकल रहा है ना। देखिए हमने अगर पहला गलत कर लिया तो हमें पता है कि अगर दिशा उसा है तो वो गलत होता है, तो हमने अगर दिशा काट दी तो हमारा आंसर आया क्या। चलिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ओके, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। ओके ठीक है, ये तो उसको सही लग रहा है, बट देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ओके, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। अब इसमें क्या करेंगे इसमें, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें ये है, देखिए पहली बात तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मतलब किताबों में कुछ दिया होगा तो उसके अनुसार इसमें पूछा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि उस समय तो कुछ भी हो सकता था ना, कोई व्यक्ति दास हो सकता होगा। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ठीक है, मतलब सही लग रहा है, इतना वो नहीं लग रहा है कि हाँ अब उस समय की बातें तो या तो हम सही मानोगे या तो गलत मानोगे, है ना। तो हो सकता है कि अगर कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुछ दिया होगा, हमने पढ़ा तो है नहीं, ठीक, तो सही मान लेते हैं और क्या, फिर आंसर टिक करते हैं ऑल ऑफ देम। वैसे सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है तो हो सकता तो सही होगा, सही मान के चलते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इकोनॉमी भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इकोनॉमी के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, चलिए, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। कैन बी दिया है, देखिए कैसे हो सकता है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स यानी कि ईसीबी वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। यहाँ पे भी कैन भी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। एग्जैक्ट ऐसा थोड़ी है कि बढ़ा भी तो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि घटा ही सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ये कर ले कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन जो है वो ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को हटाता है, तो अगर भाई ईसीबी एक है, कुछ डेटा वोटा मान लेते हैं, ठीक है, घटाता है तो क्यों बढ़ा नहीं सकता, हो सकता है बढ़ाता हो, हमें क्या पता। अब जब हमें नहीं आता तो क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ सोचेंगे, है ना। तो घटाता है तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि बढ़ा भी तो सकता है। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन को गलत कर दें तो भी हमारा आंसर आ गया, आंसर लीजिए। ठीक, अगर हम ये सोच के आंसर निकाल रहे हैं तो भी हमारा, अभी अगर आपको आता है तो आप करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप एप्टीट्यूड यूज करिए, जो आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। ठीक है, आइए 62 पे चलते हैं कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ओके, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ओके, उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से जाने जाते हैं पता है। अगर देखिए मान लीजिए आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये 4 राज्य दिए हैं, ठीक है। आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने, अगर कहीं अगर किसी भी राज्य में 1% भी चाय किसी ने उगा दी तो वो राज्य तो आ गया चाय उत्पादक की श्रेणी में। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, ऐसा तो थोड़ी कहीं डिफाइन किया है कि नहीं अगर आपने इतने हेक्टेयर में बोया तो भी आ पाएंगे, है ना। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो अगर 1% भी कहीं है चीज़ें तो हो सकती है, तो ऑब्वियसली चारों ही आंसर होगा। ठीक, हम ये सोच के करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, जब पर्टिकुलर देखा जाए कि अगर भाई 0.0001% भी कोई चीज़ हो सकती है तो मतलब हो सकती है, फिर वो कहीं भी हो सकती है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियाँ यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। ठीक है, ICRA नाम से जानने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है कि ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ओके, आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। देखिए, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियाँ यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। कहाँ होगी,
नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कहाँ होती है? तो अगर हम पहला ऑप्शन गलत कर दें, डेटा मान के, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक एक है फैक्ट यानी कि एक है डेटा, ठीक। और अगर डेटा मान के हम पहले को गलत कर देते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये डेटा दिया, यहाँ पे देख लीजिए, बैंक वैंक जनरली सब डेटा ही होंगे और वो गलत होंगे, ठीक। ये देखिए, अब ये सेकंड स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है कि ICRA से नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब ये कह रहा है कि कोई कंपनी है तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ नहीं कर सकते। अप्रिक्वर्क्स रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी, इसमें भी दिया है कि कोई मतलब वो है कोई रेटिंग वोटिंग से, तो वो की सगक क्षमता निर्धारण एजेंसी है, तो ये भी एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो सेकंड भी सही, थर्ड भी सही। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या कि फर्स्ट ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ही के द्वारा ही विनियमित होती है, ठीक है। तो अब ये हो गया ऑप्शन गलत और आंसर हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में, वैसे ये BBB जो है ना, ये हर न्यूज़, हर क्या मंथली मैगजीन में है ना, ये दिया ही रहता है बैंक बोर्ड ब्यूरो, फिलहाल तो कहीं ना कहीं दिया ही रहेगा। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। अच्छा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कि BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। ओके, ठीक है। BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में भी मदद करता है। ये तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, मतलब ये सही होगा। ये भी सेकंड भी एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है कि BBB जो है वो जो उनके अध्यक्ष नियुक्त होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों के, उनके लिए संस्तुति करता है, ठीक है। अब देखिए, ये वैसे हमें पता है कि RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन नहीं होता, ठीक। अब देखिए, हमें अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। पहली बात तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया ना गवर्नर, उपराज्यपाल। अब देखिए, गवर्नर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, डायरेक्ट वैल्यू जो भी दे दिया ना, वो सब डेटा है। जैसे गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक, और लोकसभा, राज्यसभा, डेटा डायरेक्ट, मतलब ये फैक्चुअल, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है। अब ये सब है डेटा, ये ऑल है डेटा। आपको ये डेटा मान के चलना ही पड़ेगा कि ये सब है डेटा, और अगर ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो उसको आप गलत कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी हमने यही कर लिया, और अगर हमने पहला ऑप्शन गलत कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, आंसर इज B, ठीक है, विदाउट सिंगल टाइम वेस्ट किए, सिंगल सेकेंड। चलिए 65, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, हाँ, ऑप्शन 1 क्या है कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है कि इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता यानी कि इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, इकॉनमी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता तो दे रही हूँ, आपको एप्टीट्यूड डेवलप करवा दे रही हूँ, मेरे डेवलप करने से नहीं आएगा, ये आपको ही अपना मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब करोगे आप खुद ही एनालिसिस कर लोगे चीज़ों को, बस सीखो। अब देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, ठीक है, तो इसलिए परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। कहाँ से लग रहा है, मतलब क्या ही बोल, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब 1 मिनट, इसका हम इंग्लिश देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। जब ये कॉमा वामा वाले स्टेटमेंट ऐसा दिया हो ना, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ना, जैसे लेकिन ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन की इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ते हुए उपभोक्ता कीमतों से सहलग्न की मात्रा प्रदान करते, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट हम मान लेंगे सही, और हमारा आंसर आ गया पहला गलत करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है।
सेकंड क्या है, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ओके। थर्ड क्या है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO। भारत जो है वो इसमें से किनका सदस्य है, किसका सदस्य है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि भारत इसमें तीनों का ही सदस्य है। ठीक है, इसमें तो आप इतना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो न्यूज़ में रहता ही है कि अभी ये हो रहा है, SCO का मेंबर बना, SCO में ये हुआ, G7 में ये हुआ, G20 में ये हुआ, अनलिमिटेड टाइम मैगजीन में पूछता ही रहता है। तो आंसर होगा सही, मतलब तीनों में सही है, ऑल ऑफ देम। चलिए 67 पे चलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, करिए विचार। पहला ऑप्शन क्या है कि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, वन ऑफ द। ठीक है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन देखते हैं। पहला देखिए वन ऑफ द आ गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। ओके। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। ओके। फोर्थ ऑप्शन है कि लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। ओके। फिफ्थ ऑप्शन क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगर हमें ये पता है, मैंने आपको बताया था, देखिए 2023 में भी आया था, ठीक है, कि एक वन ऑफ द आया था, तो वन ऑफ देम वहाँ पे भी सही हुआ था 23 में। 22 में भी एकदम वन ऑफ द कि बहुत सारी तेज़ी से अर्थव्यवस्थाएं, बहुत सारी कंट्री की अर्थव्यवस्थाएं डेवलप, उसमें से एक वियतनाम भी है या एक भारत भी है, कोई भी कंट्री आप मान लीजिए, तो वो हो सकता है ना कि ऐसा कि हाँ हो। तो अगर पहला स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही है, ठीक है, वन ऑफ द स्टेटमेंट एकदम, एक मिनट, वन ऑफ द स्टेटमेंट सही होता है, ठीक, यानी कि उनमें से एक रहा है, ऐसे स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, तो पहला हमारा सही हो गया। अब देखिए, अगर हम देखें तो अगर हम पहला हमारा सही है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी कि सेकंड हमारा दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया कि A और B तो होगा ही नहीं, अब C और D में से ही होगा कोई। ओके, आइए देखते हैं कि वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा, तो बहुदलीय एक है डेटा, और ये हो गया गलत। तो अगर सेकंड गलत हो गया तो हमारा आंसर आ गया। वैसे अगर हम सेकंड भी ना गलत करें, ठीक है, तो भी देखते हैं, अगर मान लीजिए हम सेकंड मान लेते हैं तो देखते हैं, बट हमें ये पता है कि हमारा पहला ऑप्शन तो सही होगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू आवर एप्टीट्यूड। ठीक है, हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। ओके, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट, ये थर्ड भी सही होगा। ठीक है, अब फोर्थ पे देखते हैं कि लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया। ठीक है, कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, ये भी हम फोर्थ भी मान लेते हैं सही। चलिए अब फिफ्थ देखते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक एक है डेटा, ठीक है, लार्जेस्ट, यानी कि ये होता है एक डेटा उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। भाई एकदम एग्जैक्ट डेटा दो दिया, एक तो हिंद प्रशांत दिया है, ठीक, एक है सर्वाधिक और तीसरा है वियतनाम, मल्टीपल टाइम डेटा। तो फिफ्थ अगर हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, फिफ्थ भी गलत हो गया। तो अगर फिफ्थ गलत है तो मतलब कि फिफ्थ में क्या, हाँ, तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि बहुदलीय सेकंड ऑप्शन में बहुदलीय एक ही डेटा, ये हमने गलत कर दिया। फिफ्थ भी गलत है तो हमारा आंसर आ गया। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। ओके, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। ओके, थर्ड ऑप्शन है उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? सही पूछा है। ठीक है, अब देखिए उनका फर्स्ट ऑप्शन है कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, सही है। सेकंड ऑप्शन है वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, हाँ तो हो सकता है विद्यमान हो। सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है, पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा देखते हैं कि पहला और दूसरा किस में मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है और ए ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है,
और इसमें तो है ही नहीं, तो बी और सी तो होगा नहीं। अब डी और ए में से ही कोई एक होगा। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसा एकदम ट्रिकी से स्टेटमेंट नहीं दिया है थर्ड वाला, तो ट्रिकी दे दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो यूपीएससी गेम खेलेगा क्या। ठीक है, अब ये तो हम मान के चलेंगे कि जब वो मतलब कॉमा वामा करके, ठीक है, या बट वट यूज़ करता है ना, बट सो ये सब बिकॉज ये सब यूज़ करता है ना, तो जनरली कुछ ना कुछ तो यूपीएससी गेम खेलता है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया गलत और आंसर हमारा आ गया ए ऑप्शन। ठीक, चलिए ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद पर ही आप सोच पाएंगे, एक बार मेरे बताने से नहीं आएगा आपको। ठीक, जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 70 पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, जलाशय, राजघाट प्रपात, तेलंगाना गांधी सागर, मध्य प्रदेश इंदिरा सागर, आंध्र प्रदेश मैथुन, छत्तीसगढ़, इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कितने नहीं है, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा आंसर इससे, क्योंकि ये विदाउट याद के आपको आप नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही बेटर अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए 71 पे चलते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। कौन संकलित करता है भाई। अब देखिए, फैक्ट्री की बात हो रही है तो मतलब श्रम ब्यूरो आ गया। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया ना वहाँ पे कि अगर फैक्ट्री की बात हो रही है तो मतलब वहाँ पे श्रम ब्यूरो ही होगा, सांख्यिकी कार्यालय तो वैसे भी नहीं होगा, जन सूचना शक्ति प्रणाली वैसे भी नहीं होगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भी नहीं होगा, श्रम ब्यूरो। ठीक, तो लेबर ओबर दिया है तो वही होगा। फैक्ट्री के जिनमें कामगार नियुक्त हैं ये भी तो भाई श्रम ही है ना। तो बस आपने आंसर कर लिया। ठीक, चलिए 72 पे चलते हैं कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन यानी कि सीसीओ की क्या भूमिका है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है कि सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। हो सकता है, हमें क्या ही पता। चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है कि यह कोयलायुक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। ओके, अब फोर्थ ऑप्शन है यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। हे भगवान, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी दे देगा ना कि पढ़ के लग जाएगा कि यह तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो साफ साफ फोर्थ ऑप्शन पढ़ के लग रहा है कि भाई ऐसा इतना टिपिकल बना दिया है, तो इतना टिपिकल यूपीएससी पता है, टिपिकल स्टेटमेंट जहाँ भी दिखे ना उसको वो गलत होगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, देखिए टिपिकल स्टेटमेंट इससे पहले वाले ऑप्शन में मिला था, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे भी ये अनलिमिटेड टिपिकल ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, दे दिया था, तो यहाँ पे भी गलत हो गया था। अब चलिए यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है, 72 क्वेश्चन में भी एकदम टिपिकल सा दे दे तो फोर्थ भी नहीं होगा, फोर्थ यहाँ पे भी कट गया। तो और पहला दूसरा तीसरा एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है कि सीसीओ एक भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, तो हो सकता है बहुत सारी कंपनी है तो इसमें सीसीओ भी होगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट कोयला खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता होगा। थर्ड है कि यह कोयला युक्त क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, और मतलब तीनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की एक मिनट हाँ, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, ठीक है, देखिए पता है 5वीं, एक मिनट देखिए 5वीं और 6वीं, 5वीं 6वीं और क्या नाम है 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायत वाला, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से यूपीएससी कुछ ना कुछ पूछता है, हर साल पूछता है। 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ओके, चलिए ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या देखते हैं, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।
ये एकदम एक्सट्रीम सा लग रहा है, बट ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। अच्छा, डी ऑप्शन, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। ऐसा कहाँ दिया है, ये तो गलत हो गया। संघ राज्य क्षेत्र में ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऐसा ही नहीं, होता ही नहीं, इतना तो हमें पता ही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ऐसा भी कहीं लक्ष्मीकांत या किसी ऐसे बुक में एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो आंसर निकल आया किससे, जनजाति। और वैसे भी अगर 5वीं अनुसूची है तो मतलब जनजाति से रिलेटेड कुछ बात हो रही होगी, तो इसमें क्या है कि जनजातीय लोग की जमीनें गैर जनजातीय लोग को अंतरित करने पर रोक लगेगी। एकदम नॉर्मल लग रहा है कि हाँ, जो उनकी ज़मीनें क्यों दी जाएंगी भाई, उनका लॉस ही तो होगा, तो क्यों दी जाएगी, तो मतलब ये आंसर सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कितना मतलब आपको ना बस एप्टीट्यूड डेवलप करना और रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, तभी ये एप्टीट्यूड डेवलप होगा और तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि मल्टीपल अगर डिफरेंट बुक से पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन क्या, आप कन्फ्यूज रहेंगे तो कहाँ से होगा। तो ऑप्शन आपको आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, तो एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और पेपर सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज और यूपीएससी एकदम ज़मीन और आसमान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है, ठीक है। ओके, चलिए ऑप्शन सेकंड ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि सही होगा कि गलत होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव परिवर्तक हल उपलब्ध कराता है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ओके, अब भारत सरकार, एक मिनट एक सेकेंड। अब देखिए एक तो भारत सरकार और दूसरा WHO, दो डेटा दिया मतलब कि गलत, तो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। आ गया ना आंसर, दो जब डेटा दिया है तो ऑब्वियसली गलत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया। कौन सा गठित किया गया, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। PYQ का क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम स्टेट में भी पूछा जाता है, यूपीएससी भी कई बार पूछ चुका है, ये PYQ का क्वेश्चन ही है। तो PYQ तो आपको पता ही होना चाहिए। और वैसे अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तुक्का उक्का मत मारिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो फिर अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है तो स्किप कर दिए। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं, नहीं आता है तो, आता है तो फिर अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 76, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, कोई एक समिति है संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, ठीक है। उसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, विचार करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, यह संयुक्त राष्ट्र जीवन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। ओके, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देते हैं, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितंबर में इसकी बैठक होती है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी उन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, पहली बात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक है डेटा, तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, तो यानी कि ये दो हो गए ऑप्शन गलत। अब आंसर होगा A और C में से। अब देखिए दूसरे में भी दिया गया मल्टीपल टाइम डेटा दिया गया दूसरे ऑप्शन में कि मार्च, जून, सितंबर। अब देखिए मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब होते हैं डेटा, और ऐसे क्वेश्चन यानी कि ये मंथ होते हैं ना, मंथ, डे, डेट जनरली गलत होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने मान लिया गलत, तो आपका ये C भी आ गया, गलत हो गया, और आंसर आपका आ गया थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द गलत है नहीं, तो थर्ड तो हमें मानना ही पड़ेगा। वैसे भी थर्ड देखते हैं कि यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी वन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। हाँ, वो करती होगी, क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तो उससे पहले हम अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। ये तो हम इतना तो कॉमन सेंस डेवलप कर ही सकते हैं, इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस होता ही है, ठीक है।
चलिए ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।